Assalamu alaikum dear student, welcome back to the YouTube channel Biology World. तो today we will discuss about the cell theories. सेल थ्योरीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सेल के बारे में, जो सेल का जो कंसेप्ट आया है उसके बारे में जितनी भी थ्योरीज पेश हुई है उसमें जिन जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जिस जिस साइंटिस्ट ने काम किया है या एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल थ्योरी में जब पहला नाम आता है तो वो रॉबर्ट हुक का आता है। रॉबर्ट हुक का नाम इसलिए आता है कि 1665 में फर्स्टली जैसे उसने ऑब्जर्व किया था एक कार्क सेल में जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में जो कार्क सेल होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं उसमें एक कार्क सेल में उसने ये ऑब्जर्व किया था। किस चीज़ से ऑब्जर्व किया था? उन्होंने खुद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया था, तो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से उन्होंने उस कार्क सेल को ऑब्जर्व किया। वो क्या कहता है कि ही फाउंड दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ minute honey bomb space around it. He called these boxes as a cell. वो कहता है कि जब उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उस कार्क सेल को देखा तो उसने वो हनी कप इसको कहते हैं, ये जो हमारे पास ये जो हनी बी होते हैं, ये जब हनी बनाते हैं तो उसमें इस तरह की एक चीज होती है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हनी कॉब। और वो कहता है कि वो हनी कॉब की तरह था और उसमें एक एम्प्टी स्पेसेस थे, तो उस एम्प्टी स्पेसेस एम्प्टी बॉक्सेस को उसने सेल का नाम दिया था। तो दूसरी नंबर पर लोरेंज ओकेन आ गए 1805 में। जब 1805 में लोरेंज ओकेन आ गए तो जर्मन साइंटिस्ट था वो। ही बिलीव दैट ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम आर कंसिस्ट ऑफ अ वेसिकल और सेल्स। जब ओकेन आए 1805 में तो उन्होंने कहा कि जर्मन साइंटिस्ट था तो उसका ये यकीन था, वो ये कह रहे थे कि ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब कि इससे पहले भी सेल थे तो उस सेल से ये ओरिजिनेट हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये ओरिजिनेट हुए हैं, उसका यही कंसेप्ट था। जब तीसरे नंबर पर जीन पिप्टोस डी लेमार्क आया 1819 में। तो 1809 में ही exposed and proved Oken idea nobody can have life its and its constituent parts are not cellular tissue or vesicles। तो जब लेमार्क ने क्या किया कि जो ओकेन ने जो आइडिया दिया था कि ये सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से या वेसिकल से आए हुए हैं, तो लेमार्क ने क्या किया, वो जो ओकेन का आइडिया था, ओकेन ने जो आइडिया दिया था उसको क्या किया, प्रूव किया। उस लेमार्क ने क्या कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, मतलब कि किसी की वो जिंदगी नहीं हो सकती इफ इट इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर और वेसिकल्स, मतलब कि जो वो उसकी जिंदगी हो ही नहीं सकती जब उसकी जिस्म में टिश्यूज और वेसिकल्स ना हो। जब उसके बाद जीन पेप्टास्टी के बाद वो रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए। उन्होंने कहा कि ही ऑब्जर्व्ड द न्यूक्लियस, फर्स्टली ही रिपोर्टेड द न्यूक्लियस and the cell and disproved the Hooke idea. He called the empty space has a empty spaces. जब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया तो पहले तो रॉबर्ट हॉक ने कहा था कि जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी बॉक्सेस देखे। जब उन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस देखे तो उन एम्प्टी बॉक्सेस को उन्होंने सेल करा लिया। लेकिन 1831 में फर्स्टली उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को अंदर देखा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि ये नहीं, सेल अंदर से खाली नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो उन्होंने क्या कहा, हुक आइडिया, मतलब कि सेल एम्प्टी नहीं होता। आखिर में जो शेल्डन और शिवान आए। शेल्डन जो था वो जर्मन बॉटनिस्ट था, 1838 में उन्होंने काम किया था। और श्वान जो था वो जर्मन जूलॉजिस्ट था, उन्होंने 1839 में काम किया। दोनों ने मिलकर वो ये जो दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, मतलब कि एक बॉटनिस्ट था एक जूलॉजिस्ट था, तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया और सेल थ्योरी को प्रपोज किया। उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की कि दे फाउंड 3 पार्ट्स इन द सेल, मतलब कि उन्होंने 3 मेन पार्ट्स और भी देखे, जो कि एक न्यूक्लियस था, एक फ्लूइड अराउंड द न्यूक्लियस था, और तीसरा जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। लेकिन उन्होंने कहा कि दे सेड दैट द सेल वॉल इज एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट। शेल्डर और शिवान ने ये भी कहा था कि ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, ये एक एडिशनल पार्ट है या स्ट्रक्चर है जो कि ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है।
तो ये जितनी भी हिस्ट्री थी उसके बाद ये हिस्ट्री की जो फीचर्स थे, जो रिजल्ट था वो सामने आ गया। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरीज। इसका मतलब है कि जितनी भी सेल थ्योरी हुई है उसकी फीचर्स क्या हुए, उसका रिजल्ट क्या आया। तो इसका पहला रिजल्ट आया यह कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब कि पहले जो पॉइंट था फीचर ऑफ सेल थ्योरी का, वो ये कहता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा खोलियों से मिलकर बना होगा। दूसरा क्या पॉइंट है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कहता है कि सेल जो है ना ये एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जिंदगी का। तीसरा जो पॉइंट है, सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि ये जो पहले की सेल जो है वो पहले से जो मौजूद होगा सेल, तो उससे वो ओरिजिनेट होगा, उससे वो आया होगा। इसके बाद ये साइलेंट फीचर्स तो हो गए। साइलेंट फीचर्स के बाद हम इफेक्ट ऑफ सेल थ्योरी ऑन बायोलॉजिकल फील्ड। इसका मतलब ये है कि जब सेल थ्योरी पेश की गई, जब सेल थ्योरी की फीचर्स आ गए, जब ये इतने सारे ये जो एक्सपेरिमेंट हुए उसका बायोलॉजी फील्ड पर क्या असर हुआ। तो पहला जो ये जो असर हुआ कि इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिज्म। पहला जो ये जो मेजर इफेक्ट हुआ है बायोलॉजिकल इफेक्ट फील्ड पर, तो ये हुआ है कि उसने ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी उसको इफेक्ट किया। ए बायोजेनेसिस थ्योरी ये कहती थी कि 3.5 बिलियन ईयर एगो ये कहती थी कि जिंदगी एक लाइफ अक्रॉस फ्रॉम नॉन लाइफ फ्रॉम 3 बिलियन ईयर एगो। मतलब कि ये 3.5 बिलियन ईयर एगो के पहले थी। सम ऑफ ऑल फंक्शन एंड परफॉर्म्ड बाय सेल। मतलब कि ये जो जितनी भी एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी काम होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, सेल करते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है सिमिलरिटीज एंड ना केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि जितनी भी होते हैं उनके सिमिलरिटीज केमिकल कंपोजिशन में। मतलब कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गए और उसके साथ स्ट्रक्चर थ्रू दे डिफर फ्रॉम वन अनदर। और इसके अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर हो गए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गए, जिसकी बुनियाद पर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।